मॅडम आवाज येत आहे? हॅलो मॅडम, आय एम ऑडिबल. Yes, ma'am, you are audible. मॅडम माझा आवाज येतोय तुम्हाला? हो येतोय मॅडम. Okay, madam. So, friends, for our second session, we have with us respected Dr. Vidya Bharambe, madam. Madam, I welcome you on behalf of UGC HRDC Nagpur and from all the participants of faculty induction programs. Friends, madam is currently working as associate professor in BRSK Wankhede College of Education, Amravati Road, Nagpur. She worked at various other institutes before joining the current college. She has 30 years of teaching experience at UG level and 11 years of experience at PG level. She has total 27 years of research experience. She is a recognized research supervisor at RTM Nagpur University as well as Gondwana University. She has published number of papers in national and international journals. She has attended various conferences, seminars, and symposium. She has also completed various orientation programs, refresher courses, as well as short-term courses. So, with this brief introduction, I once again welcome you, ma'am, and I request you to please enlighten the participants on the topic how to prepare lesson plan. Madam, please. थैंक यू मैडम. एक इंस्ट्रक्शन है थोड़े, आप अपने कॉपी पेन वगैरह रेडी रखिएगा क्योंकि आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है और जो भी डिफिकल्टीज आपको आती है आप मैडम से वो क्लियर कर लीजिए बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन लेसन प्लान. गॉट इट? ओके. आ रही हूँ बेटा. किसका ऑडियो ऑन है प्लीज म्यूट करिए. यस मैम. मैम चालू करें. गुड आफ्टरनून टू ऑल. माय टॉपिक इज हाउ टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान. लेसन प्लान आपको 10 मार्क के लिए करना है और ये अगर लेसन प्लान की जो ये है जो आप पढ़ाते हैं क्लास में, अगर कोई भी अगर कार्य अपने को करना है, अगर कोई भी कार्य अगर सफलतापूर्वक करना है तो वो कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए प्लानिंग की जरूरी होती है. वैसे भी जैसे अगर किसी भी कार्य की सफलता और असफलता में उस कार्य की पूर्व योजना काफी उत्तरदायित्व होता है. यदि कार्य की योजना सुव्यवस्थित और अच्छी होगी तो उस कार्य की सफलता भी अधिक सुनिश्चित हो सकती है. इस प्रकार शिक्षा भी एक कार्य है. इसकी सफलता का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से उसकी योजना पर होता है. जो शिक्षा क्लास में जो भी घटक अपने पढ़ाना है, जो यूनिट पढ़ाना है, जो टॉपिक पढ़ाना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अगर वो ऑब्जेक्टिव सफल हो सकते हैं, कब हो सकते हैं? जब उसकी योजना अच्छे रूप से हम करते हैं. क्लास में जो भी पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है वो पूर्णतया उसकी योजना करना चाहिए और वो पूर्व योजना है वो क्लास में पहले जाने के पहले करनी चाहिए. ये जो लेसन प्लान है वो भविष्य काल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है. भूतकाल में नहीं लिखा जाता, पास्ट टेंस में नहीं लिखा जाता, क्योंकि पढ़ाई करने के पहले क्लास में जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं हम उसके पहले हम ये योजना तैयार करते हैं और जो योजना या तैयार करते हैं उसमें हम कक्षा में जो विषय वस्तु है वो किस क्रम में, किस प्रकार से और किस विधि का उसमें उपयोग करते हैं, इसका और जो सहायक सामग्री रहती है जैसे हम उसको ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, इसका किस स्थान पर उसका उपयोग करना है और पाठ को स्पष्ट एवं सरल बनाने के लिए किस उपाय को क्रियान्वित करने के लिए पाठ्य वस्तु या विषय वस्तू प्रस्तुत करते समय कितनी विषय वस्तू छात्र के समक्ष प्रस्तुत करना है. म्हणजेच काय की एका पिरियड मध्ये आपल्याला किती घटक समजावून सांगायचा आहे याचं, म्हणजे आपला जर 35 मिनिटाचा पिरियड असेल, 45 मिनिटाचा पिरियड असेल, 50 मिनिटाचा पिरियड असेल तर आपल्याला त्यानुसार आपला जो काही घटक आहे त्या घटकाची जी हर्बर्टची पंचपदी आहे त्याच्यानुसार आपल्याला त्याची योजना करावी लागते.
इस प्रकार एक सफल शिक्षक विषय वस्तु को प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करता है। उसी रूपरेखा को पाठ योजना या लेसन प्लान कहते हैं। A careful lesson planning is the road to successful teaching. Lack of planning encourages hobbling and indecision with accompanying discipline problem. अगर लेसन प्लान की योजना अगर अच्छे से नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हम हड़बड़ा जाते हैं। क्लास में जाने के बाद जो विषय वस्तु हमको पढ़ाना है उसका अगर प्लानिंग किया नहीं है, योजना अगर अपन करनी है, कौन सी मेथड से उसको, कौन से प्रोसेस से अगर उनको पढ़ाना है, मेथड्स भी अलग अलग है। जैसे लेक्चर मेथड है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रोजेक्ट मेथड है। जो विषय वस्तु है, जो घटक है, जो यूनिट हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए कौन सी योजना योग्य होगी कि उस मेथड से हम स्टूडेंट को योग्य या अच्छे से उनको पढ़ा सके, उनको समझ में आए। जो विषय वस्तु है, अलग अलग विषय वस्तु को अलग अलग मेथड्स अप्लाई करनी पड़ती है। इसीलिए ये लेसन प्लान अच्छे से केयरफुली हमको तैयार करना है। What is lesson planning? Definition of the lesson plan. लेसन प्लान इज एक्चुअली प्लान ऑफ एक्शन। जो लेसन प्लान है ये प्लान ऑफ एक्शन है, यानी जो भी क्लास में जो 35 मिनट या 40 मिनट में जो भी विषय वस्तु है उसके लिए हम कौन कौन सी कृतियां, कौन कौन सी क्रियान्वयन करना चाहते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं या किसी ऑडियोविजुअल एड्स के आधार से वो घटक उनको समझाना चाहते हैं, जो जो एक्शन हम करना चाहते हैं टाइम टू टाइम उसका जो प्लान करते हैं उसी को लेसन प्लान कहते हैं बॉसिंग के हिसाब से। नेक्स्ट, डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टिव एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमिनिंग द मेथड एंड प्रोसीजर। जो डेली लेसन प्लान रहता है, पहले लेसन प्लान के पहले आप अगर देखा जाए तो पहले ईयर प्लानिंग रहता है। जो भी अपने को सिलेबस दिया रहता है वो सिलेबस के हिसाब से जो एक साल में जैसे 7 क्लास है, 8 क्लास है, 9 क्लास है, उनका एक एक सब्जेक्ट का एक ईयर का पूरा सिलेबस दिया रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस अगर सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट के लिए अपने को 10 यूनिट अगर दिए हैं, 10 यूनिट पूरे साल में अगर उनको पढ़ाना है तो उसके लिए वो कौन कौन से मंथ में कौन से यूनिट अपने को पढ़ाना है उसके लिए ईयर प्लानिंग रहता है। ईयर प्लानिंग के बाद में हर एक मंथ के लिए यूनिट प्लानिंग किया जाता है और यूनिट प्लानिंग के बाद में एक पीरियड में एक पीरियड में जैसे 30 और 35 मिनट का जो पीरियड रहता है उसमें आपको क्या पढ़ाना है उसके लिए उसको बोलते हैं लेसन प्लानिंग। और ये लेसन प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स और जो सब्जेक्ट मैटर रहता है उसको क्रम से ये योजना करते हैं और कौन सी मेथड उसमें यूज करना है और कौन सी प्रोसीजर अप्लाई करनी है ये सब करते हैं, उसी को लेसन प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट, जोसेफ लंडन की एक डेफिनेशन है, लेसन प्लान एज अ ड्राफ्ट ऑफ द लेसन पुट अप ऑन प्रॉपर विथ ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वेदर ऑफ मैटर एंड मेथड इजीली मॉक। यानी जो भी पढ़ाना है उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, आराखड़ा तैयार किया जाता है और पेपर प्लान करते हैं और उसके हिसाब से वो जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु स्टूडेंट के सामने रखी जाती है। Lesson plan is a teaching outline of the important points of a lesson arranged in the order in which they are to be presented. It may include objectives, points to be made, questions to be asked, reference to material assignments, etc. जैसे लेसन प्लान में जो भी 35 मिनट में पढ़ाना है उसकी आउटलाइन किया जाती है, जो भी टीचिंग पॉइंट्स है वो लिए जाते हैं। जैसे अपन आगे देखेंगे हर्बर्ट की पंचपदी से जो लेसन प्लान तैयार करती है उसमें टीचिंग पॉइंट्स है और जो भी लेसन है उसका जो टीचिंग पॉइंट्स है वो भी सीक्वेंस उसका किया जाता है इन ऑर्डरली, जो इसमें समझ में आता है उसमें उसके हिसाब से, और वो प्रेजेंट कैसा करना है, कौन से मेथड से करना है और ऑब्जेक्टिव्स कौन से ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे है ऑब्जेक्टिव जो है क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स है वो भी आपको मैं बताऊंगी और
टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इसमें जो क्वेश्चंस बच्चों को पूछे जाते हैं उसमें, और जो रेफरेंस मटेरियल और असाइनमेंट, होम असाइनमेंट या होमवर्क या असाइनमेंट बच्चों को दिया जाता है, वो लेसन प्लान में सब इंक्लूड होता है। Lastly, lesson plan is the title given to a statement of the objective to be realized and specifies means by which these are attained as a result of activities engaged during the period. वही है कि ऑब्जेक्टिव्स पूरे करना है, उसका स्पेसिफिकेशन लिखना है और उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पूरा जो टॉपिक है वो पढ़ाना है, और जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज करके लेसन प्लान में पूरा उसका प्लानिंग करके बच्चों को जो विषय वस्तु है उनके सामने रखी जा सकती है। लास्ट में अभी लेसन प्लान की जरूरत क्यों है? नीड फॉर अ लेसन प्लान। Lesson plan is a necessary to create proper educational environment in the class and effective teaching. Lesson plan जो करते हैं वो क्यों जरूरी है कि जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं उसमें क्या है, पाठानुकूल वातावरण तैयार करना है, और जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो प्रभावी या इफेक्टिव होना चाहिए। इसके लिए लेसन प्लान जरूरी है। जो भी विषय वस्तु है बच्चों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, और वो अच्छी तरह समझने के लिए वो लेसन प्लान का जो आराखड़ा बोलते हैं वो आराखड़ा तैयार करने की जरूरत है। और वो लेसन प्लान के हिसाब से एक एजुकेशनल जो वातावरण निर्मित है वो वातावरण निर्मित हो सकती है क्लास में। इट मेक्स टीचिंग वर्क सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज। बराबर है। पाठ योजना अगर तैयार करते हैं तो वो अच्छे से सिस्टमेटिकली एंड ऑर्गेनाइज होती है, अच्छे से तैयार आगे अब जो भी विषय वस्तु है वो अच्छे से हम बच्चों के सामने रखते हैं। कोई भी क्या बोलते, कुछ भी यानी चीज जो है वो हड़बड़ा नहीं जाती, गड़बड़ नहीं होती है, और जो पढ़ाना है उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव हम सक्सेसफुली फुलफिल कर सकते हैं। इट ऑर्गेनाइजेशंस द कंटेंट वेल। जो कंटेंट हमको पढ़ाना है उसका ऑर्गेनाइजेशन ठीक से होता है। इट इंस्ट्रक्ट डेली वर्क। जो रोज का जो वर्क है जो क्लास में हमने प्लानिंग में किया है, यूनिट प्लानिंग में किया है कि एक महीने में हम इतना इतना यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं। डेली जो वर्क है वो डेली वर्क इसमें इंस्ट्रक्ट किया रहता है। वो इसीलिए रोज का जितना वर्क है वो लेसन प्लान के हिसाब से, लेसन प्लान अगर किया जाता है तो उतने टाइम में 35 मिनट में 40 मिनट में जो भी हमको इंस्ट्रक्ट किया है कि इतना घटक क्लास में पढ़ाना है, तो वो प्लानिंग करने के पाठ योजना अगर हम करते हैं तो वो उतना पूरा हो सकता है। इट हेल्प्स अ टीचर टू कंफर्ट सडन सिचुएशंस इन द क्लास कॉन्फिडेंटली। टीचर जो पढ़ाते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसमें, और जो सिचुएशन आती है अगर कम ज्यादा तो वो भी वो अच्छे से टैकल कर सकता है। इट इज नेसेसरी फॉर ऑर्डरलीनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ थॉट। इसलिए कि जो बच्चों को भी जो अच्छे विचार अपन दे सकते हैं, और जो विषय वस्तु हम पढ़ाते हैं वो बराबर क्रम से हम उनको पढ़ाते हैं, और जो लेसन प्लान है वो अच्छे से तैयार करने की जो योजना हम तैयार करते हैं, इसमें बच्चों में जो विचार है, विचारधारा है, जो हम उनको देना चाहते हैं वो अच्छे से दे पाते हैं। इट हेल्प्स It is important so as to eliminate any chance for missing a point. एक जैसे हम बिना प्लान किए अगर क्लास में जाते हैं तो हो सकता है कि जो भी टीचिंग पॉइंट्स है, कुछ टीचिंग पॉइंट्स हम भूल जाते हैं कुछ पढ़ाना, इसीलिए प्लान करना जरूरी है। वो प्लान के हिसाब से हम बराबर पॉइंट टू पॉइंट बच्चों को पढ़ाते हैं, और कोई भी पॉइंट मिस होता नहीं है। इट इज वेरी इसेंशियल फॉर ब्रिंगिंग रियलिटी एंड क्लैरिफाइड टू थिंकिंग। बराबर है कि जो भी रियलिटी है वो रियलिटी एंड क्लैरिफिकेशन जो है वो अच्छे से इसमें नोन की जा सकती है, बच्चों को पढ़ाई जा सकती है, और विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स जो भी हमको पढ़ाना है
तो उसके हिसाब से उसका सहायता लेके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। A teacher utilizes a lesson plan as a proper division of lesson as timely teaching aids. वही है कि जो टीचिंग एड्स, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम ताजमहल, हिस्ट्री में हम ताजमहल पढ़ाने जा रहे हैं। ताजमहल का पूरा जो वर्णन है, जो है उसके कैसा बना है, कौन सी साइड है, कैसा है वो, कैसा अट्रैक्टिव बना है वगैरह, ये सब हम अगर लेक्चर मेथड से उनको बताएंगे, कितना भी बताएंगे तो भी बच्चों को वो नहीं समझ पाएगा। जो कि उसका अगर हम मॉडल बना के क्लास में लेके जाते हैं और वो मॉडल को विद द हेल्प ऑफ मॉडल हम उनको अगर वो पढ़ाते हैं तो उनको अच्छी तरह से वो समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स भी हम विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अगर हम ब्लैक बोर्ड की सहायता न लेते हुए अगर बच्चों को हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो बच्चों को कुछ भी नहीं समझेगा। इसीलिए टीचिंग एड्स लेसन प्लान में कौन सा टीचिंग एड्स कौन से विषय वस्तु के लिए उपयोग करना चाहिए ये भी जरूरी होता है। इसलिए लेसन प्लान ये बहुत जरूरी है कि उसमें टाइम टू टाइम ऑब्जेक्टिव्स कौन से है, मेथड कौन सी है, हर एक टाइम टू टाइम कौन से विषय वस्तु को कौन सा टीचिंग एड्स जरूरी है, कौन सी मेथड जरूरी है, ये अपन पाठ योजना में तैयार कर सकते हैं और वो वैसा अप्लाई कर सकते हैं। There is a provision of giving home assignment according to the mental level of the students. लेसन प्लान में आखिरी में जैसे हम एक विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद उनको होम असाइनमेंट देते हैं। होम असाइनमेंट इसलिए देते हैं कि जो भी क्लास में उसने 35 मिनट में पढ़ा है उसके बाद उसको अगर क्वेश्चन के स्वरूप में अगर उनको असाइनमेंट दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, तो पहली बात यह है कि उनको पढ़ाई करने की आदत लगती है, स्वयं सेल्फ स्टडी करने की आदत लगती है। और वो होम असाइनमेंट सिर्फ क्लास टीचर को देना नहीं है, तो दूसरे दिन उनको जो दिया हुआ जो होमवर्क है वो चेक करना भी जरूरी है। It helps in the selection of suitable methods of teaching from the viewpoint of the students. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सुटेबल मेथड, जैसे हम 8 क्लास को एक विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अगर हम पढ़ा रहे हैं तो सेक्शन ए को 8A को हम पढ़ाएंगे, तब हम सोचेंगे कि ये जो स्टूडेंट है उनकी जो कैपेसिटी है वो कैसे है, ब्रिलियंसी कैसी है, वो हिसाब से हम वो मेथड चूज करेंगे। वही टॉपिक अगर हम 8D को पढ़ाएंगे उसमें अगर उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनकी बौद्धिक कुवत कितनी है, उनको कितनी उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसी है, वो उनको पढ़ाते टाइम हम जो मेथड है वो अलग टाइप की मेथड भी यूज कर सकते हैं, या उसमें जो ए में पढ़ाई है उसमें और ऐड करके दूसरे मेथड का यूज करके दूसरे टीचिंग एड्स यूज करके हम पढ़ा सकते हैं। It helps in question answer technique and development of examples. क्वेश्चन आंसर टेक्निक जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, जैसे विषय वस्तु हम प्रेजेंटेशन में पढ़ाते हैं, उसके बाद एक विषय वस्तु जो एक घटक जो यूनिट है वो यूनिट पढ़ाते हैं, उसके भी हम कुछ भाग करते हैं और उसमें उसको डिवाइड करते हैं 2-3 पार्ट में, और एक पार्ट अगर उसको हमने पढ़ाया तो उसके बाद वो बच्चों को समझेगा, उसका इवेल्युएशन करना जरूरी होता है। अगर हम वो पढ़ाते हैं, पहला पार्ट पढ़ाते हैं, दूसरा पढ़ाते हैं, तीसरा पढ़ाते हैं और वो सब पढ़ा के हम अगर हमारा खत्म हो गया ऐसा बोलते हैं तो बच्चों को कितना समझ में आया ये हम लोग नहीं समझ पाते। इसलिए जो हम भी पढ़ा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके लिए भी उनका इवेल्युएशन करना जरूरी है। इसीलिए क्वेश्चन आंसर टेक्निक पाठ योजना में होना जरूरी होता है, और इसमें है क्वेश्चन आंसर टेक्निक है इसमें, और एग्जाम्पल्स भी हम लोग दे सकते हैं विषय वस्तु के हिसाब से। इसीलिए ये लेसन प्लान रहना जरूरी है। आगे स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट्स ऑफ एम्स सेकंड स्टेप से, थर्ड प्रेजेंटेशन, रिकैपिचुलेशन, होमवर्क और असाइनमेंट। ये आप लिख लो स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान आपको करना है तो पहली स्टेप है इंट्रोडक्शन।
स्टेटमेंट ऑफ एम्स, प्रेझेंटेशन, रिकॅपिच्युलेशन, होमवर्क अँड असाइनमेंट. मराठीमध्ये ज्यांनी जे लेसन प्लॅन काढणार आहेत त्यांच्यासाठी प्रस्तावना, हेतुकथन, विषय प्रतिपादन, पुनरावलोकन, रिकॅपिच्युलेशन म्हणजे पुनरावलोकन, आणि होमवर्क, गृहकार्य किंवा स्वाध्याय. आता हा लेसन प्लॅनचा फॉर्मॅट जो आहे तो लेसन प्लॅनचा फॉर्मॅट तुम्हाला या पद्धतीने करायचा है तैयार. इस तरह से करना है. पहले सब्जेक्ट, जो भी कागज आप लेंगे उसके ऊपर सब्जेक्ट, टीचिंग एड्स, डेट, टॉपिक, क्लास, प्रीवियस नॉलेज एंड टाइम. जैसे सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, आप लिखोगे सब्जेक्ट बायोलॉजी. बायोलॉजी में आपका टॉपिक कौन सा है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. टीचिंग एड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अगर आप पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग एड्स कौन सा यूज कर रहे हैं? ब्लैक बोर्ड और चॉक, ये टीचिंग एड्स नहीं है. टीचिंग एड्स मैं आपको आगे और बताऊंगी उसके बारे में. लेकिन टीचिंग एड जैसे चार्ट पे आप अगर क्लास प्लांट्स की डायग्राम लेते हो तो डायग्राम ऑन चार्ट्स, प्लांट्स डायग्राम ऑन चार्ट, फ्लावर डायग्राम ऑन चार्ट्स, चार्ट्स, मॉडल, जो भी यूज कर रहे हो, डेट, क्लास, 8 क्लास है, 9 क्लास है वगैरह, और टाइम आपका कितने मिनट का आपने लेसन प्लान निकाला है. अभी ये प्रीवियस नॉलेज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसके बारे में 8 क्लास में अगर पढ़ा रहे हो तो प्रीवियस नॉलेज आपको जो भी पूर्व ज्ञान बच्चों को है उसके बारे में वो आपको एक सेंटेंस में लिखना है. एनिमल, बच्चों ने एनिमल देखे हैं, बच्चों ने वेरियस प्लांट्स देखे हैं. ऐसा आप उनको प्लांट्स मालूम है, एनिमल मालूम है, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, ये उनको पता नहीं. तो जो भी है प्रीवियस नॉलेज आपको सिर्फ एक लाइन में जो भी आप यूनिट ले रहे हैं, विषय वस्तु ले रहे हैं, उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज आपको एक सेंटेंस में लिखना है. और ये ऐसे पूरे आपको रकाने करने हैं. स्टेप्स ऑफ लेसन, टीचिंग पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन, टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ऐसे 5 रकाने आपको करना है. उसके बाद जैसे आपकी पहली स्टेप है स्टेप्स ऑफ लेसन, टीचिंग पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन, टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी. आगे अपन जाए. पहली स्टेप है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना. अब ये इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन हम अलग अलग तरीके से करते हैं. प्रस्तावना अगर फॉर एग्जांपल हमें अगर कुछ काम है किसी से, तो हम किसी के यहाँ जाते हैं किसी काम की वजह से, तो जाते बराबर उनको बोलते हैं क्या कि हम ये काम से आपके यहाँ आए थे, हमको इतने इतने पैसे चाहिए और हमको वो आप दे देंगे क्या वगैरह. ऐसा नहीं हम पूछते हैं. हम क्या करते हैं, क्या है, कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है वगैरह, ऐसा थोड़ा सा अंदाज लेते हैं कि कैसा है. फिर बाद में अब जो भी हमको काम है उसके बारे में हम उनसे बात करते हैं और इन्हें प्रस्तावना करते हैं, और फिर उनसे बात करके अपना काम है उसके बारे में बात करके अपना काम पूरा करते हैं. वैसा ही है इसमें इंट्रोडक्शन में कि टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स. इसका ऑब्जेक्टिव्स है टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, टू लिंक प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज. जो भी पूर्व ज्ञान है स्टूडेंट का, वो नया जो हम विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसको लिंक करना है. टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स फॉर टॉपिक. जो भी बच्चों को इंटरेस्ट है, बच्चों का इंटरेस्ट है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके टॉपिक के बारे में उनको इंटरेस्ट क्रिएट करना है. इसीलिए प्रस्तावना करना जरूरी होता है. टू क्रिएट एटमॉस्फेयर फॉर स्टडी इन क्लासरूम. क्लास में पाठानुकूल वातावरण तैयार करना है. ये जो एनवायरमेंट है वो तैयार करने के बावजूद ही बाद में बच्चों को अपनी हम जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उसमें रुचि वो ले सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं. इसमें टीचिंग पॉइंट्स कुछ भी नहीं लिखना है. लेकिन ये इंट्रोडक्शन जो है, ये इंट्रोडक्शन हम अलग अलग तरीके से करते हैं.
क्वेश्चन आंसर मेथड से करते हैं, ड्रामेटाइजेशन से करते हैं, कुछ इंसिडेंट्स क्रिएट करके कर सकते हैं, या संभाषण जो बोलते हैं उससे करते हैं। तो ऐसा अलग अलग तरीके से करते हैं। अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हमको लिखना है तो हम टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इसमें क्या लिखेंगे? टीचर्स आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, एक्टिविटी है ये। तुम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें टीचर्स एक्टिविटी में ये लिखेंगे कि टीचर आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। अगर कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ आप प्रसंग निर्मित इंसिडेंट्स क्रिएट करते हैं तो वो एक्टिविटी लिखेंगे। नहीं तो अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लिखेंगे स्टूडेंट्स गिव आंसर एक्सपेक्टेड आंसर, क्योंकि ये जो आंसर है वो एक्सपेक्टेड आंसर है, तो स्टूडेंट्स गिव्स एक्सपेक्टेड आंसर, ऐसा आपको इसमें लिखना है। जैसे जैसे आप एक्टिविटीज कर रहे हो वैसे एक्टिविटीज के बारे में ऐसा लिखना है। फिर बाद में जो भी क्वेश्चन आप पूछने जा रहे हैं उसका वो क्वेश्चन आप टीचर्स एक्टिविटी में लिख रहे हैं, पूरे सेंटेंस में वो क्वेश्चन लिखना है, और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में भी उसका आंसर भी जो है वो आंसर पूरे सेंटेंस में आपको लिखना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये करते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर मेथड से करते हैं, तो आप व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट्स, व्हाट इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा करके जैसे लास्ट में आप आते हैं। अगर हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री में अगर किसी मूवमेंट के बारे में आप अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मूवमेंट के बारे में आप उसमें लिख सकते हैं क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन। जैसे इंट्रोडक्शन है वो 4 to 5 मिनट्स के आपको क्लास में करना है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है उसके बारे में आप जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, और उसके बाद भी आखिरी आप स्टेटमेंट ऑफ एम तक आ सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ इंसिडेंट्स क्रिएट करना है तो जैसे शिवाजीचा राज्याभिषेक जो झालेला आहे तो सोहळा आपण जर एक प्रसंग निर्मिती केली आणि त्या प्रसंग निर्मितीतून आपण त्याचं वर्णन जर लिहिलं तर इथे काय, स्टुडंट लिसन केअरफुली, स्टुडंट लक्षपूर्वक ऐकतात, असं आपण लिहू शकतो। त्याच्यानंतर वॉटर पोल्युशन आहे, एअर पोल्युशन आहे, हा जर आपण टॉपिक घेतला तर आपण ज्या काही आपल्या समस्या आहेत त्या समस्यावरून जाऊन आपण वॉटर पोल्युशन म्हणजे काय इथपर्यंत येऊ। वॉटर पोल्युशन तर त्याच्यानंतर वॉटर पोल्युशन बद्दलची डिटेल माहिती आपण आपल्या विषयवस्तूमध्ये शिकवू। त्याच्या आधी आपण प्रस्तावना अशा प्रकारे करणार आहोत। फिजिक्स असेल तर विषय असतो। आता ही इंट्रोडक्शन जी आहे ही इंट्रोडक्शन मध्ये the main objectives of this step is to prepare the students for study. Before the teacher enters the content, it is essential for him to create interest and curiosity in the students about the new content to be presented before them. The teacher tries to bring the previous knowledge from the unconscious mind to conscious mind so that the association of the previous knowledge with the new knowledge. सेकंड स्टेप आहे स्टेटमेंट ऑफ एम। आणि स्टेटमेंट ऑफ एम याला म्हणतात हेतुकथन। त्यामध्ये हे जे लिहित असतं त्याच्यामध्ये हे सरळ एका लाईन मध्ये हे लिहायचं आहे, सेंटेन्स जे आहे। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल प्लांट, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट वॉटर पोल्युशन। जे लिहायचं आहे ते तुम्हाला टीचिंग पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव्ह स्पेसिफिकेशन, टीचर्स ऍक्टिव्हिटीज, स्टुडंट्स ऍक्टिव्हिटीज वगैरे याचा विचार न करता सरळ एका लाइन मध्ये हे लिहायचं है। एक लाइन में पूरा सीधा लिखना है वो स्टेटमेंट ऑफ एम। जो आप विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं वो ऐसा आपको लिखना है। थर्ड स्टेप है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ये मेन विषय वस्तु का ये है। जैसे आप विषय वस्तु जो पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रेजेंट वाटर पोल्यूशन, इसके बाद आप प्रेजेंट करोगे जो भी आपको पढ़ाना है। उसके बाद प्रेजेंटेशन में टीचिंग पॉइंट्स, जो टीचिंग पॉइंट्स है तो प्रेजेंटेशन में आफ्टर हैविंग मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्शन, द टीचर टेक्स द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन टू प्लेस द
content to be taught before the student. Under this step, the comparison and association generalization is occur. Mutual relationship between the facts, incidents, and experiments of the previous knowledge with those of facts, incidents, and experiments of the new knowledge are formed in order to take new knowledge clearer, simpler, and more comprehensible. The real objectives of the lesson is generalization. The thinking process of students is begin and they compare the things and study relationship. On this basis, the students construct principles by which he is able to use them. He is able to use them in different problems and circumstances. जैसे प्रेजेंटेशन में उसकी पूरी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एप्लीकेशन ये होता है. टीचिंग इसमें प्रेजेंटेशन में ये जो ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन लिखा है उसके बारे में, उसका विज स्पेसिफिकेशन कैसे लिखना है ये मैं आपको बताऊंगी. इसके पहले टीचिंग पॉइंट्स. हम विषय वस्तु जो ले रहे हैं, जैसे 20 या 25 मिनट या 30 मिनट तक, जैसे 40 मिनट का पीरियड है, 35 मिनट का पीरियड है जो आप ले रहे हैं, तो 5 मिनट की आपकी हो गई इंट्रोडक्शन, 1 मिनट का हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ एम. 4th एंड 5th के इसके लिए आप 5 मिनट देंगे या 5 to 6 मिनट देंगे. उसके बाद जो भी बीच का पीरियड रहेगा वो आपका प्रेजेंटेशन. जो भी विषय वस्तु आप पढ़ाने जा रहे हो वो विषय वस्तु के एक कंसेप्ट का आप क्या करोगे, उसके पार्ट करोगे, 1st, 2nd, 3rd वगैरह ऐसे 2-3 पार्ट करोगे. लेकिन ऐसे उसको तोड़ना है कि जैसे उसकी कंसेप्ट अधूरी न रह जाए. जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसके टाइप्स, उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा करके आपको हर एक ये करके पढ़ाना है. तो टीचिंग पॉइंट्स में आप जो भी पॉइंट्स है वो लिखोगे. ये जो लेसन प्लान है, ये लेसन प्लान हॉरिजॉन्टली पढ़ा जाता है. जैसे आप प्रेजेंटेशन में अगर टीचिंग पॉइंट्स में लिख रहे कि डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, तो टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या आएगा, टीचर स्टूडेंट्स को डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन बता रहे हैं. स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ऐसा. जैसे बाद में फिर उसका अगर किसी इसके आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो वो एग्जाम्पल आप 1, 2, 3, 4 करके लिखेंगे. टीचर्स एक्टिविटी में कुछ नहीं रहेगा, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में कुछ नहीं रहेगा. जैसे वो एग्जाम्पल आप अगर एक्सप्लेन कर रहे हो अच्छे से, उसका और एक्सप्लेन कर रहे हो, तो टीचर एक्सप्लेन केयरफुली, टीचर एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स experiment, done experiment in the classroom, students listen carefully. स्टूडेंट्स अगर सहभाग लेते हैं वो एक्सपेरिमेंट में तो उसका वो भी एक्टिविटीज का उसमें प्लान में लिखना है. जो जो एक्टिविटी अगर स्टूडेंट्स क्लास में करते हैं वो हर एक एक्टिविटी आप टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में इसमें आपको लिखना है. प्रेजेंटेशन में जो जो पॉइंट्स आपको लिखना है, अगर साइंस फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, साइंस में पूरी डेफिनेशन आपको लिखना है. एक्सपेरिमेंट है उसकी प्रोसेस, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर लिखते हो तो प्रिपरेशन ऑफ, जैसे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, अगर वो आप टॉपिक लेते हो तो उसमें आपको जो भी एक्सपेरिमेंट की प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आपको या तो टीचिंग पॉइंट्स में लिखोगे या फिर टीचर्स एक्टिविटीज में लिखोगे. दोनों एक कोई भी इसमें लिख सकते हो. उसके बाद वो जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स की क्या रोल है, स्टूडेंट्स का क्या रोल है, वो अगर आपको सहायता करते हैं, इसमें सहभाग लेते हैं तो वो भी आपको लिखना है. अगर वो केयरफुली लिसन करते हैं वो लिखना है. आप अगर वो इसका कुछ समीकरण ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो तो वो समीकरण भी इसमें स्टूडेंट्स अगर क्लास में उसके नोटबुक में अगर नोट डाउन करते हैं तो वो भी आपको लिखना है. अभी आपको इसके बाद जैसे आप विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उसके बाद उसमें ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन, उसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एप्लीकेशन, जैसे ये आते हैं हर एक जगह पे
ये 6 आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे नहीं। जो विषय वस्तु का उसमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कॉमनली आते हैं, लेकिन स्किल अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो स्किल आएगा। एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका बढ़ता है कुछ एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जैसे, तो वो आप लिख सकते हैं। इंटरेस्ट, उसको उसके अभिरुचि रुचि अगर बढ़ती है वो आप लिख सकते हैं। एप्लीकेशन, वो अगर जो नॉलेज है वो अगर अप्लाई करता है तो वो आप लिख सकते हो। तो हर एक जगह पे पूरे 6 स्किल आते हैं ऐसा नहीं, जो जो जहाँ पे आते हैं टीचिंग पॉइंट के हिसाब से वैसे आपको लिखना है। अभी नॉलेज में जैसे आप क्या लिखोगे, उसका ऑब्जेक्टिव्स ये है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, सब। लेकिन नॉलेज, ऑब्जेक्टिव्स भी स्पेसिफिकेशन ये है, तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या लिखोगे? तो नॉलेज का मेन है कि जो भी विद्यार्थियों के विविध घटक है उसके ज्ञान से उनको अवगत कराना है। तो उसका स्पेसिफिकेशन आप ऐसा लिख सकते हैं कि विद्यार्थी जो भी है नियम है, लॉज है, वो बताता है। इसका कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो वो जो उसका फॉर्मूला है वो बताता है। डेफिनेशन अगर आपने बताई है तो आप वो लिख सकते हैं की विद्यार्थी व्याख्या बताता है। मराठीत आपण जर पाहिलं तर मराठीत आपण असं सांगू शकू की विद्यार्थी ज्ञान, एखादा नियम आपण सांगितला, लॉ ऑफ न्यूटन्स अगर आपण शिकवत आहे तर लॉ ऑफ न्यूटन्स मध्ये आपण सांगू शकतो की विद्यार्थी नियम सांगतो। नंतर जर का समजा एखादी व्याख्या सांगितली असेल, एखादं सूत्र सांगितलं असेल, तर तो तिथे आपण लिहू शकतो की विद्यार्थी सूत्र सांगतो। अशा प्रकारे तो सांगतो ही क्रिया नॉलेजमध्ये येईल। आता नॉलेजच्या नंतरचं जे पुढची पातळी आहे, जी प्रत्येक गोष्ट नॉलेज म्हणजे विद्यार्थ्यांना माहिती होते, त्याच्यानंतर पुढचं उद्दिष्ट आहे अंडरस्टँडिंग, आकलन। ही ज्ञानाच्या वरची पातळी। आकलन म्हणजे कुठलीही गोष्ट, फॉर एक्झाम्पल जर समजा आपण म्हटलं की आपल्याला बरीच गोष्टी माहिती असतात, ज्ञान होतं, माहिती होतं, आपण असं म्हणतो मला ही गोष्ट माहिती आहे पण मी ती सांगू शकत नाही। जेव्हा तो सांगू शकतो ती म्हणजे आकलन क्षमता। ज्ञान होणे, माहिती असणे हे म्हणजे नॉलेज। आपल्यापुरतं आपल्याला ज्ञान होतं, आपल्यापुरतं आपल्याला ते माहिती होते गोष्ट, परंतु त्याच्यावरची पातळी म्हणजे अंडरस्टँडिंग, आकलन। ती गोष्ट आपण दुसऱ्यांना सांगू शकलो पाहिजे। दुसरं उद्दिष्ट आहे आपलं अंडरस्टैंडिंग, आकलन। विद्यार्थियों के आकलन क्षमता का विकास करना, इसका ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिकेशन है विद्यार्थियों के आकलन क्षमता का विकास करना। इसमें विद्यार्थी जो भी श्लोक अगर क्लास में पढ़ाते हैं तो उसका अर्थ बताता है। डेफिनेशन अगर बताते हैं, डेफिनेशन या व्याख्या उनको बताते हैं, तो जो व्याख्या है वो अपने शब्दों में बताता है। अगर कुछ उसका अपन डिफरेंस अगर वो बताता है तो जो भी डिफरेंस है दो चीजों में वो साम्य बताता है, अंतर बताता है, ये अंडरस्टैंडिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल उनको बताते हैं, उदाहरण देते हैं, दाखले देते हैं, तो वो उसमें उसके आधार से उदाहरण से आधार पे एक समीकरण तैयार करता है, वो भी उसका अंडरस्टैंडिंग है। और दो घटक जो घटक है उसमें उसके बीच संबंध स्पष्ट करता है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग में लिखना है। आकलन, अंडरस्टैंडिंग, उसमें जो स्पेसिफिकेशन जो लिखना है ऐसा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स जर आपण शिकवत आहे तर क्लासिफिकेशन प्लांट्स मध्ये आपण शिकवत असताना विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आकलन क्षमतेत जर आपण त्यांना क्लासिफिकेशन सांगितलं की सरपटणारे प्राणी कोणते, पक्षी कोणते, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमल शिकवलं होतं, त्यानंतर मग त्याच्यामध्ये जो काही संबंध आहे तो विद्यार्थी सारखे त्यांचे घटक कोणते आहेत ते, त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणते सारखे आहेत ते, हे सगळं तो आपल्याला सांगू शकतो। हे म्हणजे त्याचं झालं अंडरस्टँडिंग। नंतर तिसरं जे युनिट आहे ते तिसरं म्हणजे स्किल, कुशलता। कुशलतेने त्या विषयामध्ये तो स्किल डेव्हलप करतो, संपादन करतो, ते म्हणजे स्किल। जो भी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स मध्ये त्याला
जे एक्झाम्पल जर शिकवले असतील आधी, जे विषय घटक जर आपला असेल, पायथागोरसचा सिद्धांत जर आपण शिकवलं, त्या विद्यार्थ्याला त्याला तो बिनचूक किंवा कुठलीही चूक न करता ते त्याच्यावर आधारित जे उदाहरण आहे ते बिनचूक सोडवतो, ते झालं त्याचं स्किल. आकृती योग्य गति से, डायग्राम जो है वो डायग्राम योग्य गति से निकालता है, उसको लेबलिंग करता है, वो भी स्किल में आता है. और एक्सपेरिमेंट अगर अपन क्लास में करते हैं, एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं तो उसके बाद जो उपकरण उसमें रहते हैं वो उपकरणों की रचना वो व्यवस्थित रीतीने करता है, योग्य रीतीने तो मांडणी करतो, त्याचप्रमाणे योग्य गतीने करतो. आणि जर पुन्हा ती रचना जर मोडून टाकली तर पुन्हा जर ती त्याला करायला सांगितली ती सुद्धा तो व्यवस्थितरित्या करतो आणि प्रयोग सक्सेस करतो, त्याला म्हणतात स्किल. कुठल्याही गोष्टीचं स्किल, कौशल्य जर तो हस्तगत करत असेल तर ते स्किल मध्ये आपल्याला लिहिता येईल. त्याचप्रमाणे एखादी जर आकृती आपण वर्गामध्ये दिली आणि त्याला जर लेबलिंग करायला जर त्या विद्यार्थ्याला सांगितलं तो ते करू शकतो, किंवा जर चुकीची आकृती काढली ती जर त्याला दुरुस्त करायला सांगितली ती सुद्धा तो व्यवस्थितरित्या करत असेल तर हे सुद्धा कौशल्य झालं. नंतरचं आहे ऍटिट्यूड, दृष्टिकोन. प्रती किंवा त्या घटकाप्रती योग्य वृत्तीची जोपासना करणे. जर एखाद्या निष्कर्षाप्रत येण्यापूर्वी, समजा आपण जर एखादी गोष्ट विद्यार्थ्यांना सांगितली असेल, समजा उदाहरणार्थ मराठीमध्ये एखादा पाठ आपण त्या विद्यार्थ्याला शिकवला असेल, त्या विद्यार्थ्यांना जे काही मूल्य त्याच्यापर्यंत पोहोचायचं असेल तर ते मूल्य, समजा त्याला बरेच उदाहरणं देऊन सांगितलं की नेहमी खरे बोलावे, हे जर उदाहरण आपण त्याला दिलं, एखाद्या गोष्टीच्या याच्याने झालं, त्याच्यावर काय आपत्ती येते हे सगळं त्याला आपण व्यवस्थितरित्या सांगितल्यानंतर त्या निष्कर्षापर्यंत किंवा त्या समस्येच्या निष्कर्षापर्यंत येण्यापूर्वी तो जर विविध अंगाने त्या गोष्टीचा विचार करतो आणि एखाद्या निष्कर्षापर्यंत येतो, त्याचा दृष्टिकोन बदलतो. जसं आपण म्हणतो की एखादा घटक विज्ञानाचा आपण शिकवत असताना ऍटिट्यूड मध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा विकास करणे, त्याच्यामध्ये सायंटिफिक ऍटिट्यूड निर्माण जर करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, विविध एक्झाम्पल्स त्याला द्यावे लागतील आणि त्याच्यातून त्याच्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करता येईल. त्याचप्रमाणे ज्या काही अंधश्रद्धा आहे समाजामध्ये पसरलेल्या किंवा त्या अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या बाबतीत सुद्धा आपल्याला वेगवेगळे त्या विषय घटकामधून, सायन्स मधून म्हणा किंवा वेगवेगळ्या विषयामधून, त्या घटकामधून त्या विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली जे काही शुभ अशुभची कल्पना, शकून अपशकुनकाची जी कल्पना आहे त्या त्याच्यातल्या नाहीशा करून किंवा त्याच्यावर तो विश्वास ठेवत नाही अशी घटना किंवा त्याच्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण आपल्याला करता येईल, हे झालं त्याचं ऍटिट्यूड. नंतर जे काही उदाहरणं किंवा जे एक्सपेरिमेंट आपण करू त्याच्यातून सुद्धा तो काय करेल की ते वैज्ञानिक कारण काय आहे त्या गोष्टीच्या मागे, तर त्या वैज्ञानिक कारणाचा तो शोध घेईल, हे झालं ऍटिट्यूड. इंटरेस्ट म्हणजे त्या विषयामध्ये अभिरुची निर्माण करणे किंवा जिज्ञासा निर्माण करणे. ही जिज्ञासा केव्हा निर्माण होईल, जेव्हा जो विषय घटक है वो विषय घटक के बारे में हम अच्छे से उनको अगर पढ़ाते हैं, उनमें इंटरेस्ट अगर क्रिएट करते हैं तो वो इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होना चाहिए, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें इंटरेस्ट आ सके. अगर लैंग्वेज हम पढ़ाने जाते हैं तो लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल हम मराठी पढ़ाते इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो किसी लेखक की अगर उसको जो कथाएं है या लेसन है वो अगर उसमें उसमें उसको रुचि आ गई, इंटरेस्ट आ गया, तो उसके अवान्तर जो भी इतर कहानियां है या लेखन उसका है वो भी अच्छे से पढ़ता है, इंटरेस्ट लेके पढ़ता है. कविता एक खुद भी लिखता है, अगर उसमें प्रतिभा होगी तो वो कविता भी लिखता है, कथा ही लिखता है, मॉडल तैयार करता है. ये जो है वो उसका इंटरेस्ट है. और ये कब होगा कि जब हम उसको अच्छे से जो विषय वस्तु है उस पढ़ाएंगे, इसके बारे में, उसके बाद ही उसमें इंटरेस्ट आ सकता है. और आखिरी जो है ऑब्जेक्टिव्स वो है एप्लीकेशन.
एप्लीकेशन यानी जो भी प्राप्त ज्ञान है उसका उपयोग करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मैथमेटिक्स में पाइथागोरस पढ़ा रहे हैं, पाइथागोरस के आधार पर वो कुछ गणित जो एग्जाम्पल उसको दिए हैं वो कुछ छुड़ाता है, वो उसका एप्लीकेशन जो भी प्राप्त किया है उसने वो फार्मूला, उसके आधार पर वो जो मैथमेटिक्स है वो छुड़ाता है, फार्मूले के आधार पर छुड़ाता है, उसके लिए उसका वो एप्लीकेशन है। जैसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ जैसे पार्ट्स ऑफ फ्लावर वो उनको पढ़ाते हैं, लेकिन वो पढ़ने के बाद उसको हर एक फ्लावर के पार्ट के बारे में जानकारी मिलती है, किसको क्या कहते हैं, किसको पेटल्स कहते हैं, किसको पुंकेसर कहते हैं, वो सब उसको पता चलता है। उसके बाद जब वो बाहर जाता है, उसके बाद अगर उसके सामने फ्लावर आया तो वो उसका डिसेक्शन करके बताता है, डिसेक्शन करता है, उसका उसको मीनिंग नाम पता रहते हैं और उसका कार्य क्या है वो भी उसको पता होता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। तो ऐसा जो भी प्राप्त किया हुआ ज्ञान का उसका वो उपयोग करता है वो है एप्लीकेशन। लास्ट फोर्थ स्टेप है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन इन्हें उसमें रिकैपिचुलेट जैसे टीचिंग पॉइंट्स के बारे में, टीचिंग पॉइंट्स सिर्फ प्रेजेंटेशन में ही आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ तो कोई जरूरी नहीं, वो पूरा एक लाइन में आपको स्टेटमेंट ऑफ लाइन लिखना है। प्रेजेंटेशन में आपको सिर्फ टीचिंग पॉइंट्स लिखना है। रिकैपिचुलेशन यानी उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है टू रीइंफोर्स द गेन नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, to evaluate the gain knowledge of the student, to revise the gain knowledge of the student। जैसे हम अगर 20-25 मिनट में प्रेजेंटेशन में जो भी आपने पढ़ाया है, साथ साथ प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में जो भी पढ़ाया है वो इवेल्युएशन के लिए, उसके बाद में आपको जो जो एक पार्ट पढ़ा है उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। एक दो क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, वो पूछना है, क्योंकि आप उसके बाद आगे नहीं जा सकते। अगर उनको बच्चों को नहीं समझा है तो आप फिर से वही एक बार रिपीट करके उनको बता सकते हैं। रिकैपिचुलेशन ये 5-6 मिनट का पार्ट है, उसमें टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन इसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप भी पढ़ लिख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ले सकते हैं आप ब्लैक बोर्ड पे, या फिर जोड़ा लाओ, मैच द पेयर्स वगैरह इसी टाइप के भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, और वो क्वेश्चन आंसर मेथड से आप उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और इसमें जैसे पूरा 20 मिनट में आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर आप हायर लेवल के क्वेश्चन उनको पूछ सकते हैं। लास्टली फिफ्थ स्टेज है होमवर्क। होमवर्क टू इनकलकेट, इसका ऑब्जेक्टिव है टू इनकलकेट हैबिट ऑफ द रेग्युलर सेल्फ स्टडी। बच्चों में ये अभ्यास सवयी ज्या आहेत त्या सवयी निर्माण करणे हेच होमवर्कचं मुख्य उद्दिष्ट आहे। टीचर्स ऍक्टिव्हिटीज, स्टुडंट्स ऍक्टिव्हिटीज, इथे मात्र आपल्याला हे लिहायचं आहे की टीचर्स ऍक्टिव्हिटीमध्ये की टीचर्स राईट डाऊन द होमवर्क ऑन द ब्लॅकबोर्ड। स्टूडेंट्स ऍक्टिव्हिटीमध्ये स्टूडेंट्स नोट डाउन द होमवर्क इन देयर नोटबुक। ये लिखना आपको जरूरी है, क्योंकि जो होमवर्क दिया जाता है वो ओरली नहीं दिया जाता, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है। जो भी क्वेश्चन आप देने जा रहे हो वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, इसीलिए होमवर्क में आपको ये लिखना जरूरी है। फिर जो भी आपको क्वेश्चन देना है वो टीचर एक्टिविटी में 1-2 ऐसा करके वो क्वेश्चन आपको लिखना है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में कुछ भी नहीं लिखना है। लास्ट आपको ये लेसन प्लान में ब्लैक बोर्ड समरी भी लिखना है। ब्लैक बोर्ड समरी में वही जो आपने सामने लिखा है, सब्जेक्ट, आपका टॉपिक, सब टॉपिक, डेट, क्लास, टाइम, टीचिंग पॉइंट्स। विथ सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट आपका मराठी है, टॉपिक आप अगर पोएम पढ़ाने जा रहे हो तो टॉपिक में आप पोएम लिखोगे, सब टॉपिक में जो पोएम आप लिख रहे हो वो पोएम का नाम लिखोगे। समझ में आया?
अगर लेकिन ये टॉपिक और सब टॉपिक सिर्फ लैंग्वेज में रहता है और बाकी सब्जेक्ट में सिर्फ टॉपिक लिखते हैं। डेट, क्लास, टाइम, टीचिंग पॉइंट्स, जो भी आप वो पूरा 25 मिनट में जो प्रेजेंटेशन में आप विषय वस्तु पढ़ाते हैं उसमें जो भी आप ब्लैक बोर्ड समरी में ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो टीचिंग पॉइंट्स उसमें इसमें आपको लिखना है। लैंग्वेज में जैसे आप कुछ कठिन शब्दार्थ लिखते हैं, कुछ वाक्य का प्रयोग लिखते हैं, वाक्यों में प्रयोग, साइंस में कुछ डायग्राम निकालते हैं, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल देते हैं। तो ऐसा आपको पूरा वो टीचिंग पॉइंट्स में शॉर्ट में ये आप ब्लैक बोर्ड समरी ब्लैक बोर्ड पे जो भी कार्य करते हैं इसमें वो आपको लिखना है। लास्टली ब्लैक बोर्ड समरी में होमवर्क लिखना जरूरी है, क्योंकि हमने लेसन प्लान में आखिरी जो स्टेप है होमवर्क उसमें लिखा है कि टीचर्स राइट डाउन द होमवर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसीलिए ब्लैक बोर्ड समरी में आखिरी में आपको होमवर्क लिखना जरूरी है। अभी जो भी आप पढ़ा रहे इसमें ये शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि ऑडियो विजुअल एड्स आपको यूज करना है। तो टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कौन से हैं? अभी ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो यानी क्या है कि जो हम आंखों से देखते हैं वो विजुअल, ऑडियो जो हम कानों से सुनते हैं वो ऑडियो, और ऑडियो विजुअल एड्स यानी जो कानों से भी सुनते हैं और आंखों से भी देखते हैं। उसका एग्जाम्पल ऑडियो का रेडियो, टेप रिकॉर्डर। जैसे लैंग्वेज में एक पोयम अगर पढ़ाने जा रहे हैं, सभी टीचर्स का आवाज अच्छा होता ही नहीं है, सुरेल आवाज में वो नहीं बच्चों को गा के बता सकता है। तो वो रेडियो की या कैसेट की, टेप रिकॉर्डर की हेल्प लेके बच्चों को अच्छे से वो कविता सुना सकता है। विजुअल एड्स जैसे चार्ट है, मॉडल है, वो विजुअल एड्स है कि उसके आधार से हम जो भी विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं वो चार्ट के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चार्ट्स के भी अलग अलग टाइप है, वो भी है अलग अलग टाइप है। जैसे कैलेंडर टाइप आप बता सकते हैं, जैसे अलग अलग टाइप है वो वैसे आप चार्ट के हिसाब से वो विजुअल एड्स है। अभी उसमें ये भी है प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड। अभी प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स जो है वो जैसे प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। जैसे प्रोजेक्टेड साधन जो ऐसे है कि किसी अन्य साधन द्वारा स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जैसे फिल्म है, ट्रांसपेरेंसीज है, स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है। और नॉन प्रोजेक्टेड जैसे चार्ट है, फ्लैश कार्ड है, मॉडल है, रिकॉर्ड है, जो भी है वो अपन वो दे सकते हैं। तो ये जो ऑडियो विजुअल्स है, ये टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स है। कैसेट, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, लैंग्वेज लेबोरेटरी, हेडफोन्स, माइक्रोफोन्स, टेप रिकॉर्डर्स एंड कंप्यूटर्स, ये ऑडियो एड्स है। प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड्स है ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, ट्रांसपेरेंसीज, फिल्म स्ट्रिप्स। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स है पिक्चर्स, इमेजेस, ग्राफिक्स, मॉडल, रियलिया, बोर्ड्स, डिस्प्ले एक्सेट्रा। ऑडियो विजुअल एड्स है कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो, टेलीविजन, मूवीज। तो इसके आधार से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो टॉपिक है, विषय वस्तु है, वो अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। टेस्ट ऑफ अ गुड लेसन प्लान। A lesson plan should be in detail, keeping in view its objective, methods of teaching, techniques, teaching aids, etc. A language of a lesson plan should be easy and attractive. जो भी भाषा में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो भाषा जो है वो भाषा अच्छी तरह से सरल होनी चाहिए कि बच्चों को वो समझ पाए। और जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने की गति भी वो अच्छी होना चाहिए कि एक सेंटेंस आप अगर बच्चों को बताते हैं तो एक सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, शब्दों के बीच भी अंतर होना चाहिए। A lesson plan should mention general aims and specific objectives clearly. जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स और एम से क्लियर होना चाहिए, और क्लियर होते वही आदर्श लेसन प्लान कहलाते हैं। प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ सुटेबल टीचिंग एड्स कीपिंग विद इन टाइम एंड नीड।
No effort should be made for making a lesson plan colorful or other ornamentation. A teacher should be conscious about the general discipline of the class. Previous knowledge should form the basis of a good lesson play in order to achieve curiosity of the student. After a topic has been selected, it should be organized under systematic headings. ब्लैकबोर्ड एंट्रीज शुड बी फील अट्रैक्टिवली. क्लास में जो भी ब्लैकबोर्ड वर्क करते हैं वो ब्लैकबोर्ड वर्क जो है वो टीचर ने एकदम सिस्टमेटिकली करना चाहिए, क्योंकि वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है. वो टीचर जो भी पढ़ाते हैं, अगर बच्चों को वो सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, उसका राइटिंग जो वर्ड्स है वो समझ में नहीं आ रहे, तो उसका पढ़ाना व्यर्थ होता है. ए लेसन प्लान शुड हेल्प अ टीचर इन हिज इवैल्यूएशन वर्क. A lesson plan should include an impressive questioning technique. It should invite active cooperation of the students. It should provide for individual attention. Important points of a lesson plan. Ascertaining previous knowledge of the students. Second, study of prior topics before making a lesson plan and latest knowledge of the subject. Complete knowledge of general aims and specific objectives of the subject. Knowledge of students' nature, interest, mental abilities and needs. Complete knowledge of methods and techniques of teaching for the subject. Use of a lesson plan as a means. Formulation of a lesson plan wisely. Limitations of the lesson plan. Not very effective for creating curiosity in students. Lack of use of suitable teaching aids. Non-presentation of lesson plan effectively. Failure in achievement of specific objectives. Not recognition of important teaching points. Blackboard work not being satisfactory. Correlation among different topics. Neglect of students' interest, age, ability, capacities and needs. A lesson plan not being detailed. Not getting opportunity for revision of different steps. Unsuitability of home assignment. Not getting active cooperation of the students in the development of a lesson plan. Problems of the selection of the most suitable method of teaching. Thank you. अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होगा उसके बारे में तो मुझे आप पूछ सकते हैं. हॅलो हेलो, हाँ सर बोलिए. मॅडम, शारीरिक शिक्षणाचं लेसन प्लॅन कसं तयार करायचं? शारीरिक शिक्षण काय सर? सिमिलर आहेत, सिमिलर आहे सर तुमचं हे? सर आवाज क्लिअर नाही सिमिलर येत आहे सर. का म्हटलं? हो सिमिलर राहील सर. शारीरिक शिक्षण- तुम्ही तुमचा सर तुम्ही एक गेम तुमचा घ्या, लंगडी हा. किंवा वगैरे हा टॉपिक घ्या आणि तो टॉपिकचं ग्राउंडचं मेजरमेंट, अर्थात तुम्ही तेच शिकवता ना विद्यार्थ्यांना, किती गडी असतात हा. गेम मध्ये, तर तुमचं ग्राउंडचं माप काय असतं, हे सगळं सर ते तुम्ही प्रेझेंटेशन मध्ये हळूहळू पुढे जाऊ शकता त्यानुसार. आणि त्याच्यानुसार त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह की बरोबर आहे, तुम्ही जर ग्राउंडचं इतकं आहे ते सांगू शकता की त्यांना विद्यार्थ्यांना ते माहित होतं आणि ते सांगतात. नंतर तुम्ही विद्यार्थी किती असतात, कबड्डीच्या गेम मध्ये किती विद्यार्थी असतात हे तुम्ही सांगाल की नाही, एका साईड दुसऱ्या साईडने वगैरे. आणि नंतर काही त्यांचे ज्या काही अजून ऍक्टिव्हिटीज आहे, युनिफॉर्म वगैरे सगळं याच्या सोबत तुम्ही ते विद्यार्थ्यांना म्हणजे शिकवून तुम्ही तो पूर्ण एक गेम घेऊन ते त्या विद्यार्थ्यांना समजून सांगू शकता सर. ते त्याच्यावर तुम्ही लेसन प्लॅन काढू शकता. ओके. समजलं ना सर? हो हो, ऍक्च्युली आम्हाला म्हणजे क्लास वर्क नाही ना, त्यामुळे आम्हाला थोडं हो सर, अडचणीचं हा होतं. माहिती आहे ना सर, मी पण एज्युकेशन कॉलेजला असल्यामुळे मला माहिती शारीरिक शिक्षणवाल्यांना जास्तीत जास्त ग्राउंड वर्क असतं म्हणून. हा, हा.
ठीक आहे. तर तसं तुम्ही करू शकता सर. सर तुम्ही ठीक आहे, थँक्यू करायचा मॅडम. प्रयत्न करा. जर काही डिफिकल्टी आली तर मॅडम आपल्याला हेल्प करतील. मी मॅडमचा नंबर पण शेअर करते तुमच्यासोबत, सगळ्यांसोबतच. सगळ्यांनाच लेसन थँक्यू मॅडम. प्लॅन बनवायचा आहे, तर आपण मॅडमची हेल्प घेऊ शकतो जर काही प्रॉब्लेम आला तर. चालेल मॅडम. ओके. अजून थँक्यू कोण? मॅडम. ओके सर. अजून कोणा? येस मॅडम. मॅडमने जी टीचर्स ऍक्टिव्हिटी आणि स्टुडंट्स ऍक्टिव्हिटी सांगितली ना, तर मग आता नव्याने जो फॉर्मॅट आहे तो लर्निंग आउटकम्सच्या फॉर्म मध्ये आहे. तर तसा केला तर चालेल का मग आम्ही लेसन प्लॅन? भारांबे मॅडम. की काय डिफरन्स राहील? हॅलो. हा. हा मॅडम, लर्निंग आउटकम्सच्या फॉर्म मध्ये आजकाल हे असतं, म्हणजे मी तरी केलेले आहेत तसे लेसन प्लॅन. मग तशा फॉर्म मध्ये मी केला तर चालेल का? की स्टुडंट ऍक्टिव्हिटी आणि टीचर्स ऍक्टिव्हिटी स्पेसिफिक मला मेन्शन करावं लागेल? एक मिनिट, आपण मॅडमला विचारून घेऊ. मॅडमचा आवाज नाही येतो आहे. भारांबे मॅडम, आवाज येतो आहे? हॅलो. हॅलो. हा मॅडम, कोणाला काही प्रॉब्लेम नाही असं मला वाटतंय. नाही कोणी नाही काही. नाही, त्यांनी विचारलंय क्वेश्चन मॅडम. तुम्ही थोडे डिस्कनेक्ट झाले होते. एक अच्छा अच्छा. तळेगावकर मॅडम आहे, त्यांना एक क्वेश्चन आहे. हा सांगा ना. परत विचारू का? हो मॅडम, विचारा बारावी विचारा. हा मॅडम, आपण ते तुम्ही जसं स्टुडंट्स ऍक्टिव्हिटी आणि टीचर्स ऍक्टिव्हिटी सांगितलं ना, तर मग आता लर्निंग आउटकम्सच्या फॉर्म मध्ये जर केला आम्ही लेसन प्लॅन, तरी ते सारखंच होईल ना? लर्निंग आउटकम मध्ये केलं ना. हो मॅडम, थोडंफार सारखंच आहे. लेसन प्लॅनच आहे ना. लर्निंग आउटकम बद्दल लेसन प्लॅनच आहे. फक्त हा, तर तसं केलं तर हा चालेल ना? फॉर्मॅट मी हा जो फॉर्मॅट सांगितला ना, त्या फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला टाकायचं आहे ते. बरं. अच्छा, स्पेसिफिक त्यातच टाकायचं. चालेल चालेल, ठीक आहे. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. अजून कोणाला काही विचारायचंय? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. हाँ मैम, बोलिए. हेलो. यस मैम, बोलिए. आवाज आ हेलो. रही है. हा बोला 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 मॅडम. आवाज येतोय का? हो हो हो. हाँ, गुड हो आफ्टरनून मैम. येतोय आवाज मॅडम. पवार मॅडम बोला. हाँ, सर्वात आधी मॅडम गुड आफ्टरनून. मी तुमची पास स्टुडंट आहे. माझं बीएड पण अच्छा अच्छा. बॅरिस्टर वानखेडेमध्येच आहे. हो का. आणि नाईस टू सी यू आफ्टर चला, लॉंग छान टाइम. वाटलं तुम्ही आमची आठवण काढली, सांगितली ओळख. मी आणि माझे मिस्टर आम्ही दोघेही तुमच्या बॅरिस्टर वानखेडेच झालोय आमचं बीएड. हो का मॅडम, कुठे आहे सध्या वर्किंग? पुण्याला आहे मॅडम. पुण्याला आहे का? दोघेही अच्छा पुण्याला अच्छा. असतो. हो का. ओके. मॅम, माझा बेसिक प्रश्न असा आहे की आम्ही सोशल सायन्स शिकवतो, म्हणजे मी आता हा इकॉनॉमिक्स शिकवते आणि सोशल हा सायन्समध्ये बऱ्याचदा क्लासमध्ये स्पॉन्टेनियस ऍक्टिव्हिटीज होतात, ज्या लेसन हा प्लॅनमध्ये आपण लिहिलेल्या नसतात. हा मग अशा वेळी काय करायचं? मॅडम, अशा वेळेस काही नाही. आपण त्या वेळेवर आलेली जी सिच्युएशन असते ना, ती आपल्याला हँडल करावी लागते. आता जसं येस. आपण टीचर ऍक्टिव्हिटी आणि स्टुडंट ऍक्टिव्हिटीमध्ये आपण जे प्रश्न विचारतो त्याचं उत्तर आपल्याला जे एक्सपेक्टेड असतं ते आपण लिहिलेलं असतं. पण बरेचदा आपल्याला अँसर जे येतं, विद्यार्थ्यांचं जे उत्तर येतं ते वेगळं येतं. आलं का लक्षात? तर ते आपण ऍक्सेप्ट करतो की नाही? तसं स्पॉन्टेनियस ऍक्टिव्हिटी जर आपल्या क्लासमध्ये काही वेगळ्या झाल्या असेल तर त्याला सुद्धा आपल्याला टॅकल करावं लागतं. टॅकल करून आपण आपला विषय आपल्याला पुढे न्यायचा असतो. येस, पण मग तो लेसन प्लॅन मध्ये मेन्शन नसतो, तो चालतं म्हणजे? नाही नाही नाही, चालेल ना, चालेल ना, चालतो ना तो. ओके, थँक्यू मॅम. अजून काही क्वेश्चन्स आहेत का? आप सब लोग बना पाएंगे लेसन प्लान जो अभी मैडम ने बताया है उस हिसाब से? यस मैम. ओके ओके ओके. मैडम शेयर कर दीजिए मैडम का नंबर, बारंबे मैम का नंबर. हो, भारांबे मॅडमचा नंबर पण मी देते आणि आजचं लेक्चरचं रेकॉर्डिंग पण मी शेअर करते. ओके मैम. ओके, ठीक आहे. हो मॅडम, माझा नंबर त्या विद्यार्थ्यांना देऊन द्या तुम्ही. समजा काही कोणाला प्रॉब्लेम आला असेल तर माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करते. हो मॅम, मी तसं नक्की. सांगेल नक्की. ठीक है मैम. ओके. आपको ये लेसन प्लान 3 दिसंबर तक सबमिट करना है. लास्ट डेट है आपकी 3 दिसंबर, 3rd of December. ओके.
ओके मैम। ओके, सो कल मिलेंगे सुबह। अभी अपने 3-4 दिन दोनों भी बैचेस कंबाइंड ही रहेगी। जो मैंने बोला था कि बैचेस सेपरेट हो गए 1 तारीख से, ऐसा नहीं है। 4 तारीख तक वगैरह अपने दोनों भी बैचेस कंबाइंड ही रहेगी। जैसे अपना अभी नॉर्मल शेड्यूल चल रहा है इसी तरीके से चलेगा। तो कल अपन मिलेंगे सुबह 8 बजे फॉर योगा सेशन एंड एट 10:30 फॉर अवर सिलेबस वाले जो भी लेक्चर्स है उसके लिए। फाइन। हॅलो मॅडम आजचं जे असाइनमेंट दिलेलं आहे याच्यात पीपीटी वरचं जे सरांचं ते जे क्लास आज झालाय कम्प्लीट करायचं आहे, लिंगे सरांचं जे आहे ते. नाही ते ठीक आहे मॅडम, पण याच्यावरती काही हँड्स ऑन तर आता झालेलं नाहीये. नाही, तुम्ही तर करून आपल्याला बघा, साधं प्रेझेंटेशन बनवून बघा सर, तुम्हाला जसं ओके, जमतं ओके. तसं. आणि हा, सरांनी मी जे तेच फॉन्ट साईज केलं. वगैरे सांगितले, सरांनी जे बॅकग्राऊंड वगैरे सांगितलं त्याप्रमाणे तुम्ही काही नवीन ऍड करू शकता का, ते तसं वाला प्रेझेंटेशन बनवून बघा. मॅडम ठीक आहे. सेमिनार मग त्याची लिंक सर्टिफिकेट कसं आपण जी जे ड्राईव्ह केलं मधून आहे शेअर त्याचं करायची. प्रेझेंटेशन पाठवलं तर चालेल? हो सर मॅम, कोणते पण 4-5 स्लाइडचं प्रॅक्टिससाठीच दिलेलं आहे ते. ओके. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये काही इफेक्टिव्ह असं करायचा प्रयत्न करा. सरांनी जे कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट साईज वगैरे जे शेअर केलं ना तसं तुम्ही ऍड करायचा प्रयत्न करा. ठीक आहे. ओके मैम हाँ मैम आपने कल लिंक चालू की थी क्विज के लिए, पर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके फिर मैंने छोड़ दिया था, तो वो सबमिट हो गई थी। तो मैंने हाँ, बस मैम। एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वो कौन फिर से से टॉपिक अटेम्प्ट नहीं। कौन से टॉपिक से रिलेटेड थी? ओके मैम। 24th को था। 1 मिनट मैम। आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं उसको 2 अटेम्प्ट कर देती हूँ. हाँ मैम, मैं बताती हूँ। आप मुझे मैसेज माझं कर पण दीजिएगा, मैसेज कर दीजिए. अवधेश झा सरांचं झालेलं आहे तसंच. मॅम वो डॉक्टर शिवस्वरूप सिर्फ एक ही क्विज है मैम 20। यांचं क्विज नाही आलेला आहे मॅडम. ठीक है मैम मैम। क्विज 4 का भी मेरे साथ वैसे ही हुआ है कि वो अटेम्प्ट नहीं हो रहा है और एक्चुअली नेट की वजह से वो चले गया था। ठीक है ना, हाँ अपन मैम। देखते वो हैं. कॉल करी थी मैम बट आप रिसीव नहीं कर पाए, आई थिंक बिजी होंगे तो ठीक है वैसे ना, हो गया था ठीक है, क्विज मैं 4। ओपन कर देती हूँ फिर से. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू मैम। सो ओके मॅम मैम। सगळे अवधेश झा रिओपन सरांचं करतो पण आहे मॅम एक मॅडम बार. क्वेश्चन. ठीक है ना सर, अवधेश मैं झा एकदा सरांचं री पण. अटेम्प्ट साठी ओपन करून देते. एक्सक्यूज मी मॅम. हाँ ओके थैंक एक्सक्यूज मी मॅम. हाँ थैंक सर. यू। वो डॉक्टर शिव शिव स्वरूप सर का की क्विज नहीं है, क्विज नहीं उन्होंने है वहाँ पर. क्वेश्चंस नहीं भेजे हैं अभी तक, तो इनका क्विज नहीं है. मैंने ओके. डाला ही नहीं है वो क्विज. और हाँ ठीक है. ये जो है मैम इसके बाद ये हेलो मैम। हेलो. हेलो। हाँ हेलो. हाँ सर बोला ना, आवाज येतोय. पण जो आज का असं हमने आपका व्हिडिओ वो पण जो आज व्हिडिओ पाठवलेले आहात, आजचं जो वर्क आहे असाइनमेंट वर्क, तो पेज पर्टिक्युलर ओपन होत नाही मॅडम, जो तुमच्या स्लाइडवर दिसत आहे तो. अच्छा, तुम्ही सॉल्व्ह करत आहे ते. मी सांगते सर, तुम्ही मला फोन करा, मी सांगते कसं करायचंय तर. बरं मॅडम, ठीक आहे, मी तुम्हाला पर्सनल फोन करू की चालेल चालेल. फोन करू? फोन केला तरी चालेल. ओके मॅम. ओके मॅम. मॅडम आय विल कॉल यू लेटर. पीपीटी सबमिट करायचं आहे. आजचं जे सबमिट करत होतं ते अगोदर जसे तुम्ही व्हिडिओ टाकलेले तेच फॉलो करून करायचं आहे ना. स्लाइड लिंगे सरांचं जे प्रेझेंटेशन आहे ते सरांनी आज जे आपल्याला टिप्स सांगितल्या ते यूज करून सबमिट करायचंय. अगोदर तुम्ही जे पाठवले तशाच पद्धतीने करायचं ना. हो 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 हो, त्याच पद्धतीने ड्राईव्ह मध्ये टाकून. ठीक आहे. हो, थँक्यू. ओके. झा सरांची तो अगोदर ज्या मॅडमने सांगितलं सेम प्रॉब्लेम मला झाला. झा सरांची मी ओपन करून देते सर ते परत एकदा. चालेल. थँक्यू. ओके सर. अजून काही क्वेश्चन्स? हॅलो मॅडम, मला थोडंसं विचारायचं होतं गुगल साइट्स बद्दल. हां.
मॅडम मी सकाळी तुमचे गुगल स्लाइड्सचे व्हिडिओ पाहिले आणि एक छोटासा अटेम्प्ट घेऊन पाहिला, प्रयत्न करून पाहिला करायचा. पण काय होत आहे की जो ऍड्रेस बार आहे वरती तिथे sites.google.com च्या नंतर खूप मोठी लिंक येत आहे, हो त्याला तीच शॉर्ट नाही आपली करता येत नाही सर. शॉर्ट नाही करता येत, तीच आपली मेन लिंक राहते सर. तो कोणाला शेअर करायचं actually असेल तर कसं आहे ती मॅडम, पूर्ण त्याची- लिंक शेअर करावी लागेल. सेकंड थिंग असं होऊन राहिलं की ती खूप मोठी आहे आणि मी जे नाव दिलंय साईडला, जसं मी कॉलेजचं नाव दिलं माझ्या EN हो ती कॉलेज सगळ्यात शेवटी येतं. ते नाव तर तिथे नाही अच्छा, ते नाही सगळ्यात तिथे शेवटी येईल का? सगळ्यात शेवटी येतं सर. ती पूर्ण मोठी लिंक आहे ना, त्याच्यानंतर ऑब्लिक येतं आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जे नाव दिलं हा, असेल हा, ते नाव दिसेल तुम्हाला. अच्छा अच्छा, म्हणजे हा. जेव्हा पूर्ण साईट क्रिएट होऊन जाईल पूर्ण साईट क्रिएट झाल्यानंतर. येस 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 क्रिएट झाल्यानंतर मॅडम याच्यावर पब्लिशचं ऑप्शन आहे, त्याला पब्लिश करायचं का आपल्याला? करायचं. जर तुम्ही कोणत्या अकॅडमिक पर्पज पब्लिश साठी ऑप्शन करताय केल्यावर तर मग ती लिंक कॉपी करून तुम्हाला पेस्ट करेल. येस 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 नाही ऍक्च्युली मी माझी सोबतच माझी डिपार्टमेंटल साईट बनवायचा प्रयत्न करतोय. जसं कॉलेजची तर साईट आहे पण साईट बनवायचा प्रयत्न करतोय ओके सायमल्टेनियसली. तर ते पब्लिश केल्यावर ती लिंक कॉपी करून तुम्हाला पेस्ट करावं हा लागेल. हो सर हो. हॅलो हा ओके ओके, बस तेच विचारायचं होतं. ओके सर ओके. हॅलो थँक्यू. येस मॅम. हा हॅलो हा मॅडम बोला ना, आवाज येतोय. मॅडम आज 2 असाइनमेंट आहेत, थोडेसे करायला वेळ मिळाला तर टाइम एक्सटेंड करून मिळेल का? कारण गुगल साईट हे करणं थोडस आणि प्रेझेंटेशन हे करायला थोडस टेक्निकली आहे ना वेळ सर लागतो. मॅडम, रात्रीपर्यंतचा वेळ आहे. उद्या सकाळपर्यंत पण होल नाईट ते चालू राहणार आहे. राहणार आहे का? नवीन लोकांना त्रास जातो. ठीक आहे ना मॅम सर, तुम्ही घ्या आणि प्रॅक्टिस करा, काही प्रॉब्लेम नाही. उद्या सकाळपर्यंत ती साईट चालू राहील. बरोबर, थँक्यू. ठीक आहे ओके. झाले सगळे क्वेश्चन्स? हो मॅडम. ओके ओके चला, उद्या 8 वाजता भेटूया योगाच्या सेशनसाठी. ओके मॅम ओके. ओके मॅडम. बाय, गुड डे. ओके मॅडम, थँक्यू व्हेरी मच.